दोस्तों 12 साल में पहली बार बीजेपी में बिखराव दिख रहा है और ये बिखराव बीजेपी के टॉप लेवल पर दिख रहा है। टॉप लेवल का मतलब मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ एंड अदर्स। अब सच ये है कि ये बिखराव सरकार और संगठन यानी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। ये बिखराव जो है वो मोदी के मंत्रियों के बीच में दिख रहा है, जहां ऐसे कई मंत्री हैं इस वक्त जो आपस में बात तक नहीं करते। अब बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो पर गौर करिए। ये वीडियो कुछ ही दिन पहले 5 फरवरी का है, जहां राज्यसभा में नरेंद्र मोदी बजट सत्र पर भाषण दे रहे हैं। लोकसभा वो स्किप कर चुके हैं राहुल गांधी के प्रेशर में, राज्यसभा में सिर्फ बोले। और इस तस्वीर में आपको बहुत सी सच्चाइयां दिखेंगी। अब इस तस्वीर में आपको मोदी के बगल में राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, दूर जो है वो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया वो दिख रही हैं, और बीच में आपको अमित शाह दिख रहे हैं। अब दोस्तों आज 16 तारीख है। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया ये 5 तारीख का है। 5 तारीख से 16 तारीख के बीच में अगर कोई अमित शाह और मोदी का वीडियो दिखा दे, कोई दूसरा वीडियो दिखा दे, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी और शाह के बीच में कोई झगड़ा हो गया, उनके बीच में कोई गड़बड़ है, लेकिन हाँ यह सच जरूर है कि जब मोदी अपने सबसे बड़े क्राइसिस में फंसे हुए हैं तब अमित शाह सीन से गायब है। सीन से गायब है अमित शाह। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कई फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको यकीन होगा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप आज की तारीख में अपने वर्स्ट क्राइसिस से, अपने सबसे बुरे क्राइसिस से गुजर रही है। और पिछले 2-3 महीनों में 2 घटनाएं ऐसी हुई, या यूं कहूं 2 फैसले मोदी ने ऐसे लिए या लेने पड़ गए, जिसकी वजह से पार्टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, टॉप लेवल में बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति। अब ये 2 फैसले क्या थे वो 2 फैसले मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे लगता है बात कर लें अमित शाह की। अब दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि अमित शाह मोदी के बाद इस सरकार में या पार्टी में सबसे ताकतवर नेता हैं, और मोदी के एब्सेंस में चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, संसद हो, उसको हैंडल अमित शाह ही करते। क्राइसिस मैनेजर आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के इस सरकार के। लेकिन इस बार या यूं कहूं पहली बार अमित शाह जैसा नेता जो सारी पार्लियामेंट चलाता है, पार्लियामेंट से ही गायब था क्राइसिस के मौके पर। अब वो अमित शाह जो मोदी जी के बिहाफ में पिछले सत्र तक राज्यसभा में भाषण दे रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं प्रधानमंत्री की जगह पर, या वो आदमी जिसके डर से आधे घंटे के अंदर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हो, ऐसी चर्चा हो, या वो आदमी जो सरकार के ज्यादातर मामलों में खुद सफाई देता हो, वो इस बार संसद में एक आध दिन ही दिखा, बाकी टाइम संसद से सैकड़ों मील दूर रहा। ये मामूली घटना नहीं है, बिल्कुल मामूली नहीं है। अब दोस्तों जिस वक्त मोदी पूरी तरह से घिरे हों, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ रहा हो, स्पीकर पर नोटिस हो जाए, ऐसे टाइम पर सीन से गायब रहे अमित शाह। आप खुद फैक्ट चेक करिए, खुद देखिए आप। ये जो बजट का पहला सत्र था, फर्स्ट पार्ट था, 28 से 13 फरवरी के बीच में था, 14-15 दिन था। 28 से शुरू हुआ और 31 तारीख को ही बजट के बीच में ही अमित शाह बंगाल चले गए, सिलीगुड़ी चले गए, 24 परगना चले गए, और लोग ढूंढते रहे उनको संसद में। वो सिलीगुड़ी में थे। 1 तारीख को तो खैर बजट ही था। उसके बाद 3 तारीख को वो संसद में दिखे। 3 तारीख को जब मोदी जी को माला पहनाई जा रही थी तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं तस्वीर में कहीं पीछे अमित शाह को खड़े मिलेंगे, वो आपको दिखेंगे। 5 फरवरी को जब संसद अपने मकाम पे थी तो नॉर्थ ईस्ट के मसले निपटा रहे थे मंत्रालय में अमित शाह। 6 तारीख को भी वो दिल्ली नहीं थे, वो जम्मू चले गए, और जम्मू में भी कोई बहुत खास कार्यक्रम नहीं था। 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को वो कभी छत्तीसगढ़ के बस्तर में होते, कभी रायपुर में होते। और ये जो उनका छत्तीसगढ़ जाना था पार्लियामेंट के बीचों बीच, किसी को समझ नहीं आया। कोई बड़ी घटना वहां नहीं हुई थी, फंक्शंस में जा रहे थे। 10 तारीख को वो एक सीबीआई की साइबर अपराध शाखा में दिन भर व्यस्त रहे। अब दोस्तों सवाल है कि अमित शाह पार्लियामेंट से गायब क्यों रहे। अब अगर देखा जाए तो उन पर ना कोई ट्रेड डील को लेकर आरोप है, ना वो ट्रेड डील कर रहे थे, ना ही उनका नाम कहीं एप्स्टीन फाइल में, तो फिर गायब क्यों थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी से कुछ दूरियां बना रहे हों,
क्या अमित शाह ने अपने को सीमित कर लिया हो? बहुत से ऐसे मसले हो सकते हैं जिसको लेकर अमित शाह कंफर्टेबल नहीं है। कहीं कोई गुजरात लॉबी के बीच कुछ गड़बड़ है, आगे इसको भी डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों, बात मैं कर रहा था कि बीजेपी के टॉप लेवल पर कंफ्यूजन क्यों है, असमंजस की स्थिति क्यों है, बिखराव क्यों है, और शायद इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आप वो दो कारण देखें जिनका मैंने जिक्र पहले किया था कि वो दो फैसले कौन से थे, ये दो कारण कौन से हैं। नंबर एक कारण जो है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कमज़ोर होना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यूँ तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, लेकिन जो दो नामी गिरामी नामवर वहाँ पर शख्स हैं, एक ये साहब हैं अजीत डोवाल, जो मोदी जी का सारा खेल देखते हैं जेम्स बॉन्ड की तरह। अब इधर डोवाल साहब जो हैं, जिस तरह से वो अमेरिका की कंट्रोवर्सी में फंसे, जहाँ उनके शागिर्द फंस गए, थोड़ा सा आजकल डोवाल डाउन चल रहे हैं, साइडलाइन आप कह सकते हैं। अब डोवाल के अलावा एक और शख्स हैं नरेंद्र मोदी के, जो आप कह सकते हैं कि उनके वो अलादीन हैं, अलादीन के चिराग हैं। हिरेन जोशी का मैं नाम ले रहा हूँ। हिरेन जोशी वो शख्स थे जो मोदी के लिए, मोदी बनने से पहले, जब वो राष्ट्रीय फलक पर मोदी बने उससे पहले, जो सारा किंग साइज इमेज है नरेंद्र मोदी की, वो इसी आदमी ने कहीं ना कहीं तय करी है। इन्हीं की स्ट्रैटेजी है हिरेन जोशी। अब हिरेन जोशी अब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबसे पावरफुल शख्स में से एक थे। सरकार भी देख रहे थे, सरकार का नैरेटिव सेट कर रहे थे, मोदी की इमेज सेट कर रहे थे, मीडिया, जितने गोदी मीडिया एंकर हैं उनका भी नैरेटिव सेट कर रहे थे। आप कह सकते हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। लेकिन उसके बाद कई कंट्रोवर्सीज हिरेन जोशी को लेकर होने लगी। मैं किसी महिला के एंगल में या मैं किसी ऐप के, बैटिंग ऐप के एंगल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिरेन जोशी मुसीबत में फंसे हुए हैं। देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश को जानने का हक है। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट देखते हैं तो कागज़ पर अभी भी हिरेन जोशी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, लेकिन सच्चाई ये है कि हिरेन जोशी के अब कलम से, उनके व्हाट्सएप से कोई नोटिस, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं जाते हैं। सारा काम अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर नीरव शाह देखते हैं। अब हिरेन जोशी की एब्सेंस से एक तरह की असमंजस की स्थिति बनी संगठन में, पार्टी में, गोदी मीडिया में। अब जैसे अरावली मामला था, अरावली मामले में जब बवाल उठा तो सरकार पूरी तरह से बिखरी हुई दिखी, और जो मंत्री थे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे भूपेंद्र यादव, वो अलग थलग पड़ गए। इतने अलग थलग पड़े कि गोदी मीडिया के एंकर ही उनकी ऐसी तैसी करने लगे। To the Supreme Court of India, the Supreme Court of India did not make the Aravali range. With the greatest respect to the elected government of India. अब अगर आप यूजीसी का मामला देखें तो यूजीसी में भी सरकार बैकफुट पे चली गई। ना मोदी जी का पता, ना अमित शाह का पता, ना राजनाथ का पता, और सारा का सारा ठीकरा जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर फोड़ दिया गया। कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई सरकार। अब अगर आप ट्रेड डील देखें अमेरिका के साथ, उसमें तो कुछ कसर ही नहीं बची। मोदी ही सिर्फ नहीं घिरे, उनके जो मंत्री थे वही आपस में एक मंच पर नहीं दिख रहे थे, चाहे वो एस जयशंकर विदेश मंत्री हो या कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better. I just mentioned that will be responded by the Foreign Minister. अब अगर आप एप्स्टीन फाइल का मामला देखें तो राहुल गांधी ने तो पूरी सरकार की खटिया खड़ी कर दी, और ऐसा हाल हुआ कि मोदी जी की बोलती बंद हो गई, अमित शाह दिखे नहीं, और हरदीप पुरी जिन पर सारे आरोप थे, उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि सरकार को ही उलझा दिया, और बाकी कसर किरण रिजिजू ने पूरी कर दी, जो पहले प्रिविलेज मोशन लाना चाहते थे राहुल गांधी के खिलाफ, और पहली बार सरकार प्रिविलेज मोशन से ही पीछे हट गई। यानी चाहे सदन हो या सदन के बाहर सरकार हो या संगठन हो, कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। बिखरी हुई सरकार, बिखरी हुई पार्टी, बिखरा हुआ मंत्रिमंडल। अब दोस्तों, अगर दूसरा फैसला नरेंद्र मोदी का देखें तो ये फैसला ऐसा था कि कहीं ना कहीं पार्टी ही इसमें उलझ गई, और इतने नेता नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि कई ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, जो ऑलमोस्ट बगावत के कगार पर है। मजबूरी है कि बगावत कर नहीं पाते क्योंकि मंत्री हैं। अब ये फैसला था एक ऐसे शख्स को एवरेस्ट की चोटी पर बैठा देना जिस शख्स को बिहार में ही कोई नहीं जानता था। बिहार से मेरा मतलब है बिहार बीजेपी में जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, उस नितिन नवीन को
पूरी की पूरी पार्टी सौंप दी नरेंद्र मोदी ने। यानी कह सकते हैं कि लिखा पढ़ी में अमित शाह का भी बॉस बना दिया, राजनाथ का भी बॉस बना दिया, उस शख्स को जो अमित शाह से या राजनाथ से आज से 6 महीने पहले मिल भी नहीं पाता था, नितिन नबीन। अब ये एक ऐसा फैसला था जो कहा जाता है जिसको लेकर राजनाथ या बाकी मंत्री वो भी खुश नहीं है, क्योंकि ये फैसला सीधे सीधे मोदी ने लिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अमित शाह को भी बहुत देर के बाद पता लगा कि नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि नितिन नबीन को पार्टी में नंबर 1 बनाने का जो फैसला मोदी ने किया, उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि बहुत से नेता जो अपने आप को खुद मोदी समझने लगे थे, उनको सबक सिखाना चाहते थे प्रधानमंत्री। उसमें भूपेंद्र यादव हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं, पीयूष गोयल हो सकते हैं और भी बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन ये जो फैसला था, कहीं ना कहीं इसने सबसे ज्यादा अमित शाह को असहज किया। और उसी के बाद से अमित शाह, अगर आप देखें, अपने को सीमित करते चले जा रहे हैं। संगठन से कहीं ज्यादा सरकार पे और सरकार से कहीं ज्यादा अपने मंत्रालय तक सीमित हैं। इसीलिए जब पार्लियामेंट चलती है तो अमित शाह कभी छत्तीसगढ़ होते हैं, कभी बीएसएफ के समारोह में होते हैं, कभी पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, कभी पुडुचेरी चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं। पार्लियामेंट से दूर हैं पहली बार अमित शाह। और इसीलिए मैंने कहा था मामूली बात नहीं। और सिर्फ सवाल अमित शाह का नहीं है, कई ऐसे नेता बीजेपी में हैं जो बगावत के कगार पर है और पार्टी क्राइसिस में है, क्राइसिस मैनेजर गायब है। अब दोस्तों, पूरी कहानी अगर आपको बताता चला जाता, फैक्ट्स रखता चला जाता, तो और देर हो जाती है। इसका जो दूसरा पार्ट है मैं जल्द बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक 360 डिग्री तस्वीर समझने की कोशिश करिए कि बीजेपी आज की तारीख में कहां खड़ी है, किस मुश्किल में खड़ी है। एक ऐसे मुश्किल में जहां प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं, जहां उनके मंत्री फंसे हुए हैं, इस्तीफे की मांग चल रही है, हाउस चल नहीं पा रहा, और ऐसे में कई बड़े नेता असमंजस की स्थिति में। आप कह सकते हैं ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। उसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं